फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस का। हम क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा सेशन में बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे। इस बुक से यानी ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बुक है जिसमें से प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। आज हम इस सेशन में बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे जो PAPS में पूछा गया है 2024 से 2014 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। 16 जुलाई से लेकर के आपको 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का। और आज यानी 20 जून से आपको सिटी इंटीमेशन भी दिखाना शुरू हो गया कब किसका एग्ज़ाम है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेशन आपको अभी एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। समझिए कि रामबाण साबित होगा ये आपको रिवीजन के तौर पर। आपने देख सकते कब कब पेपर हुआ, इस सभी पेपर को हम इसमें डिस्कशन कराने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस का पहला सेट होगा। यहाँ से हमारा पहला सेट है जो बिहार पुलिस नियुक्ति शिक्षा बोर्ड जो पिछले साल का था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा जो परीक्षा हुआ था, आपको परीक्षा हुआ था 7 अगस्त 2024 को। पेपर 1 यानी शिफ्ट 1 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की उच्च सुप्रीम कोर्ट के न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, जन याचिका। ये जन याचिका तैयार किया गया कब 1990 के दशक में, जिसको हम PIL फाइल करते हैं। जब किसी गरीब लोगों के लिए अदालत में काम होता है तो इसको हम PIL फाइल करके अपना न्याय पाते हैं। तो चलिए, हमारा ऑप्शन ए हो गया। ये भी कहा गया था कि भारतीय न्यायिक पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती यानी फुलपुर चंद्र नटवरलाल भागवती थे। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का बीज सर्वप्रथम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर 1976 में बम्बई में कामगार सभा में बनाम अब्दुल बनाम मामले में बोया गया था। भारत के पूर्व न्यायाधीश PN भागवती को जनहित का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनहित याचिका का जनक किससे माना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि PN भागवती को माना जाता है। चलिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम सरकार अधिकार किसके पास होता है। जो भी देश में कानून लागू किया जाता है वो अधिकार किसके पास होता है, तो हमारा संसद के पास होता है। यानी लोकसभा के पास जो संसद होता है उसके पास होता है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के उच्च सदन की संरचना से संबंधित है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 200 अधिकतम 250 हो सकती है और वर्तमान में यह 245 है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय वितरण संसद के दोनों सदनों का समक्ष कौन रखता है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति रखता है। भारत में वार्षिक वित्तीय वितरण का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में के समक्ष रखता है। वार्षिक वित्तीय को बजट भी कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय में भारत सरकार का अनुमति, आय और व्यय का विवरण होता है। यह दोनों दस्तावेज बजट की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी राज्य और संघ के बीच, राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो होता है उसी को में संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार संघ राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करवाना शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 में मौलिक अधिकार के क्षेत्र का प्रावधान, तो मौलिक अधिकार के क्षेत्र का प्रावधान कितने में है, तो 131 के अनुच्छेद में है। इसके अंतर्गत न्यायालय 3 प्रकार के मामले की सुनवाई करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के मामला, एक तरफ से भारत सरकार, दूसरी तरफ एक से या अधिक राज्य की सरकार हो सकती है, या 2 से अधिक राज्यों के उत्पन्न विवाद, या केंद्र में राज्यों के एक तरफ होना और या एक राज्यों के दूसरी तरफ होना। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो ये रहा सभी हमारा नकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेवा
रिगपा क्या है? तो सेवा रिगपा हमारा क्या है? तो हिमालय पारंपरिक की दवा पद्धति है, जिसको हम सेवा रिगपा कहते हैं। सेवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। सेवा रिगपा चिकित्सा की एक पारंपरिक पद्धति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पद्धति तिब्बत से आई है और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपरा में से एक है। सेवागिरी रिगपा शब्द का अर्थ उपचार का ज्ञान होता है, जो सेवा रिगपा का सिद्धांत अभ्यास और आयुर्वेदों के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया गया था? हमारा ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता में किया था। मार्च 2024 में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। हुगली नदी मेट्रो सुरंग से कोलकाता के ईस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। हावड़ा मैदान से एल एस्प्लेंड से जोड़ती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर को हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर हॉकी बलजीत सिंह इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के हॉकी गोलकीपरों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों की उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता है, भारत में किसी खिलाड़ी को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपये, पहले 15 लाख थी, अब इसको 25 लाख रुपये कर दिया गया था। आप ये देख सकते हैं किस खेल में अर्जुन पुरस्कार में आपको 15 लाख रुपये की राशि दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में आपको 10 लाख रुपये देते हैं। ये सभी हमारे पुरस्कार की राशियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? जिसमें से हमारा जुगनू जो होता है भू अवकाश नहीं होता है। जुगनू उपग्रह अस्थायी नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट जिसे इसरो द्वारा मार्ग IIT कानपुर द्वारा बनाया गया था। भारत के कुछ भू अस्थायी उपग्रह जैसे इंसेक्ट है, जीसैट है, कल्पना है, एडूसैट है और हेमसेट है। तो ये सभी हमारा कौन सा भू अस्थायी उपग्रह है जो इसरो द्वारा बनाया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। वह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है। वह किस रिश्ते को समर्पित करता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाई बहन को समर्पित करता है। सामा चकेवा बिहार एक त्यौहार है जो भाई बहन को समर्पित कर। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में के शुक्ल पक्ष में की पूर्णमासी माह तक मनाया जाता है। बिहार के अन्य लोक नाटक बेदिशा जो भोजपुर क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय है। इस नाटक में महिला पात्र की भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा निभाया जाता है। जाट जाटिन जो केवल अविवाहित द्वारा लोक नाटक में जाट जातिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। एक डोमकच होता है। यह नाट्य घर और आंगन में बारात जाने के समय में अवसरों पर विवाहित महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो इसे लोक नाट्य या सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत हास प्रयास अश्लील हाव भाव के साथ प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन है? ताजमहल का वास्तुकार हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी है। ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी था, जबकि डिजाइन उसका उस्ताद ईसा ने बनाया था। शाहजहाँ के कार्यकाल को वैभव और पराकाष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ ने 24 फरवरी 1628 ईस्वी को अपना राज अभिषेक आगरा के में कराया था। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा कराया गया था। शाहजहाँ के काल में आए कुछ प्रमुख यात्री हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टेरवियर। मनुची इटली का था। पीटर मुंडी इसके काल का वर्णन इंग्लैंड में किया था। शाहजहाँ ने इनायत खान और जिसे शाहजहाँनामा लिखने को संरक्षण दिया। बसावन उत्कृष्ट मुगल चित्रकार थे। इनका संबंध आधारित उत्तर प्रदेश के साथ था। इन्हें अकबर के समय सेवावृत्त चित्रकार माना जाता था।
अगला हमारा उस्ताद है अब्दुल समद। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ कलम की उपाधि से प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। राजवीय निवासी कौन था? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी यानी राजगिरी था। बिंबिसार का प्रदेश राजगिरी के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा हम उसके बाद में मगध के बारे में जान लेते हैं कि मगध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध के शासन किया था। इसका उपनाम सोनियम था। अस्थायी सेना रखने के कारण अवंती राज्य के राजा चंद्रोपाध्याय जब बीमार हुए तो पांडु रोग हुए, तो बीमार से अपने वैद्य राजवीक चंद्रप्रगोत को सेवा में उज्जैन भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा 12 नंबर गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोग की सोच क्या है? तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गद्यांश के आधार पर बाल श्रम को रोकने के लिए श्रामक प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी श्रम बाल के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन में उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है, उक्त परिभाषा का संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बाल श्रम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य में विधान परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य के संबंध में विषय की प्रावधानिक संबद्धता क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होती। ये कब होता है? तो अनुच्छेद 171 अनुच्छेद के किसी राज्य विधान परिषद सदस्य की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 और अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। केंद्र की तरह राज्य में भी संसद प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद जहां हो विधान सम्मिलित होती है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्पादन की प्रक्रिया को वर्णन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 171 भाग 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। 1/3 से राज्य सदस्यों की संस्था, नगर पालिकाओं और जिला परिषद में आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष तक पढ़ा रहे हों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के स्वीकार किए जाने के पश्चात ही संविधान सभा का निर्माण चुनाव 1946 में कांग्रेस के 214 संस्थानों में 208 स्थलों पर प्राप्त किए गए थे, जिसमें से मुस्लिम लीग के 78 और 73 स्थान पर प्राप्त किए गए थे। कांग्रेस 4 सिखों सदस्यों का समर्थन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी, जिसे कांग्रेस का 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया गया था।
स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो गया। यानी यदि राष्ट्रपति यदि संसद के दोनों सदन का प्रस्ताव पारित होता है तो उसको हम हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 5 भाग के तहत विधि न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया को बंद करा सकती है। न्यायाधीश को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया संसद के सदन में की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। अब हमारा हो जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन गैस जो पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, तो हाइड्रोजन गैस जलती है। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी के संकेत H होता है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अंडे का जर्दी कोलाइड कौन सा प्रकार का होता है। तो हमारा सी होता है इमल्सन होता है। अंडे में जर्दी कोलाइड का इस्तेमाल इमल्सन प्रकार का होता है। इमल्सन 32% क्लोराइड फास्फोलिपिड होते हैं जो कोलाइड विलयन में कोलाइड का विलयन मृत्यु होता है जो 10% 10 के पावर 5 इंटू होता है इसका। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिष्ठित प्रक्षेपण में उदाहरण कौन कौन से द्रव में कौन कौन से गैस और किस प्रकार के एलोहर कोहरा बादल कुहासा। जो द्रव गैस और एलोसोल में कोहरा बादल और कुहासा होता है। ठोस गैस और एलोसर और धुआं स्वचालित और पत्थर होता है। इस तरह के हमारा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या होता है। तो आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक हमारा Ai होता है। आयरन लोहा का हमारा क्या होता है? Fe होता है। जो आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है। हीलियम का He होता है और लिथियम यहाँ से सब टोटल एक में दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल ऑक्सीजन परमाणु संकरण की अवस्था क्या है। हमारा ऑप्शन है हमारा sp3 हो जाएगा। ऑक्सीजन और sp3 अवस्था है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु 2s और 3p कक्ष में मिलाकर संरक्षक बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार। यूरोप स्केच रिपोर्टाज के लेखक है राम कुमार। अब यहाँ पर फर्नांडिस रेणुका जो किसके रिपोर्टाज है? तो रुटलर जल नेपाली कार्तिकों के इस तरह से हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को मुहावरा है और इसको अर्थ को मिलाना है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर। यानी 1 का हम 4 में मिलाएंगे और बी का 1 में, यानी छाती पर पैर रखना यानी धैर्यपूर्वक कष्ट रखना। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटने का मतलब ईर्ष्या रखना। और छाती ठोकना का मतलब यानी कठिन कार्य को प्रतिक्रिया देना। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रही नहीं है। अगले से हमारा कौन सा समास विग्रही नहीं है। राजा और ऑप्शन नंबर राजा के राज्यसभा के लिए समास विग्रह नहीं है। राज्यसभा का समास विग्रह राजा ही सभापति होता है, इसलिए उत्तर नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक डैश कोशिका डैश कोशिका स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है J.E. पुरकिंजे को दिया जाता है। J.E. पुरकिंजे कब? जो 1839 ईस्वी में कोशिका स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादपों के भाग को यंत्रित
करता यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्केनले काइमा, जो दृढ़ ऊतक नामक सरलता उत्पादक में भागों में यांत्रिक प्रदान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 21 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाग के सदस्य कितने संस्था में आते थे। हमारा ऑप्शन नंबर है यानी 1645। 31 मई तक संयुक्त राष्ट्र अकादमी का प्रभाव यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट 1645 संस्था सदस्य और 156 देशों में है, जो UNAI यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रभाव उत्क्रम में छात्रवृत्ति और अनुसंधान संस्था संयुक्त राष्ट्र और एक के साथ संरक्षित करने की सहायता। पहले ये 18 नवंबर इसका गठन कब हुआ था, तो 18 नवंबर 2010 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया था। इस आयोग की सूचना आयुक्त को 10 से अधिक सूचना आयुक्त मिलकर बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्षा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2023 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय रूप के रूप में घोषित किया गया था। मोटे अनाज का वर्षा घोषित करने का प्रभाव द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सी अनुपस्थिति होती है। तो हमारा ऑप्शन ताराकाय अनुपस्थित होती है। ताराकाय यानी सेंटर सम लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, केवल जीव और जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन का जन्म होता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन का जन्म होता है। बहुविभाजन द्वारा जलन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें से एक जनन कोशिका का संतत कोशिका उत्पन्न होती है। बहुविभाजन द्वारा जनन स्केच कोलाई, स्क्लोडियम आदि में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों को आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हमारा। हाइड्रा मुकुलन में पर्यावरण कारकों के कारण आनुवंशिक उत्सर्जन होता है। हाइड्रा में मुकुलन में संतानों में आनुवंशिक स्थिरता को मुकुलन पर्यावरणीय कारकों द्वारा आनुवंशिक परिवर्तन के द्वारा होता है, जो अलैंगिक जनन यानी मुकुलन बॉन्डिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। सरीसृप का कुछ वर्ग जो होता है जिसकी विशेषता क्या होती है, इनका शरीर शुष्क और शुष्ककाय त्वचा से ढका रहता है। त्वचा सूखी होती है तथा इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। इसमें केरोटिन द्वारा निर्मित बाहरी तरीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। हृदय सामान्य 3 कोष्ठ का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ का 4 कोष्ठ का होता है। जैसे 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ और 4, ऐसे 4 कोष्ठ का बना, लेकिन इसका 3 कोष्ठ का ही होता है। इसमें लाल रुधिर कणिका पाई जाती है, निषेचन का आंतरिक होता है और ये अंडो सर्जन करता है, मतलब अंडा देता है। चलिए अब नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। बच्चा खेल रहा है यानी इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, जो बच्चा अभी क्या खेल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो स्वागत मतलब सु उपवर्ग उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वाक्य एवं उनके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। तो आप बिना सोचे विचार करें और इसका अविश्वास करें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा
माटा के नाम से जाना जाता है। जिसमें हम कुछ मिट्टी की बात करें, जिसमें जलोढ़ मिट्टी का होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई मिट्टी, ये कुल क्षेत्रफल का 40% भाग पर फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूर्ण और कार्बनिक त्वचा को प्रचुर मात्रा होती है, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 39 नंबर क्वेश्चन। 38 हो गया। 38 के बाद हम 39 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सी कंपनियों में ONG और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जनसंख्या से है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व हमारा कहाँ पर है? बिहार में, यानी 1106 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग निवास करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जनसंख्या कब नियंत्रण कब किया गया था। भारत में प्रथम जनगणना कब किया गया था? 1872 में किया गया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। परंतु 1881 में अर्थात लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष में इसका नियमित दशकीय जनगणना की प्रारंभ किया गया था। हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कि वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो हमारा राजस्थान में किया गया था। भारत में वायुसेना गगन शक्ति 2024 का स्थान राजस्थान में किया गया था। देख सकते हैं कि यहाँ 2000 वर्ष में 24 में कौन कौन से अभियान किए गए थे। तो यहाँ गरुड़ शक्ति 24 में 9वां संस्करण नवंबर माह में किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था? भारत और इंडोनेशिया के बीच, इसमें तो थल सेना द्वारा किया था। आयोजक जकार्ता और इंडोनेशिया में हुआ था। दूसरा बीनवैक्स जो 24 में हुआ था, 5वां संस्करण नवंबर में हुआ था। भारत वियतनाम थल सेना परस वायुसेना अम्बाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। इसी तरह से ये सब टोटल में दिया गया है तो कौन स्थान पर कौन कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LCD उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की गई थी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मीडिया लीड डिस्पैच सेंटर में किया गया था। 2023 में मीडिया लीड डिस्पैच श्रेणी में हासिल की थी। बिहार LCD FLDC के पुरस्कार में निम्नलिखित में उपलब्धि यह तकनीकी अपनाना था। बिहार राज्य में बिजली प्रणाली और एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करना था। स्टेट ऑफ द आर्ट नेक्स्ट जेन में साइबर सुरक्षा का ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो हमारा बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। काला अनुसंधान केंद्र कहाँ के? गरौल वैशाली में है। आलू विकास संशोधन बिहार शरीफ में है। मक्का संशोधन बेगूसराय में है। चावल संशोधन आरा में है। लीची मुजफ्फरपुर में है और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर दरभंगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर भी है टसर सिल्क विकास भागलपुर में है। फल विकास संशोधन सबर भागलपुर है। डॉल्फिन रिसर्च पटना। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। अरेबिक और फारसी अनुसंधान पटना में है। प्राकृतिक जैन शास्त्र और संहिता वैशाली में है और AN सिन्हा शोध संस्था पटना में। तो ये सभी संस्था है जो आपको रटाए पढ़ना, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्धारित करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी मुद्रास्फीति जो होता है जनसंख्या के निर्धारण पर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ये हमारा एक गैर बाजार क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति को कौन सा सही नहीं है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा B नंबर वस्तुओं की सेवा और विश्व स्तर पर उत्पाद नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि हॉनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ एन का होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हॉनेस्टी का होता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए अब हम 48 क्वेश्चन देखेंगे। इनडिफाइंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव द गिवन ब्लू सेंटेंस ऑल मीन मस्ट डाई। इसका आंसर हमारा हो जाएगा नील। अगला क्वेश्चन है कि हमारा चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन विच इज द मॉट यूजिंग फॉर द प्रीफिक्स एफ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा यानी नौ के। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वह स्थान जहाँ पर शुक्राणु का अंड से सामना होता है तो हमारा होता है कहाँ पर होता है तो हमारा शुक्राणु से अंड पर डिंबा वाहिनी से यानी फलोपियन ट्यूब से हमारा गर्भाशय का यानी जो शुक्राणु होता है उसका कहाँ पर संपर्क होता है तो वहाँ डिंबा वाहिनी जो यानी फलोपियन ट्यूब होता है उसको वहाँ पर शुक्राणु पर किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे डैश मानव शरीर में मुख्य सामान्य केंद्र है। तो मुख्य सामान्य केंद्र का है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन है जो मानव शरीर का सामान्य केंद्र है यानी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो क्योंकि वो मस्तिष्क शरीर के सभी कार्य को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है जो कंकाल किसका पूर्ण होता है तो हमारा गोलार्ध का होता है यानी मोलास्का का होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिप रसिका के संदर्भ में गलत है तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी उपरोक्त में से सभी सत्य है। एक अपसारी दर्पण है। कौन सा अपसारी दर्पण है एक अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में एवं के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है इसको हम कैसे बनाते हैं। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी यानी एमीटर ए को परिपथ श्रेणी के वोल्ट मीटर के समानांतर लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है यानी बी का 2 गुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों को अभिभारण के कारण लघु पतन को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि क्या है तो हमारा फ्यूज का उपयोग यह होता है जो सबसे सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में डैश वन जीव अभयारण्य डैश बी राष्ट्रीय पार्क डैश रिजर्व टाइगर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बिहार में 13 वन जीव अभयारण्य है और एक बाघ राष्ट्रीय पार्क और एक टाइगर रिजर्व है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में है बाघ का संरक्षण समिति के लिए 898.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हमारा ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा यानी एक साबर किस में छिद्रपूर्ण में होता है। 2 हमारा कहाँ 3 में यानी घने जंगल और वन्य प्राणियों में। बांगर हमारा 4 में चल जाएगा पुरानी जल और मिट्टी में। और खादर हमारा युवा निक्षेपण में। यहाँ पर नदियों का मिलान करना है गोदावरी और नदी और इसके सहायक नदियों के बीच में मिलान करना है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक गोदावरी नदी को सहायक नदी वैनगंगा है और गंगा नदी का सहायक नदी गंगा नदी की सहायक नदी कौन है गंगा की सहायक नदी कोसी है और कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना है। कृष्णा की सहायक कोयना नदी है और कावेरी नदी की अमरावती है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है तो कौन सा खनिज मोनाजाइट से रहती है थोरियम जो होता है थोरियम हमारा क्या होता है मोनाजाइट रेत से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर टीच द स्टूडेंट मतलब टीचर टीच द स्टूडेंट हमारा कहाँ पर ये गलत है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
द टीचर टीच द स्टूडेंट, यानी क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच अपोजिट इन द मीनिंग अंडरलाइंस वर्ड द आई वाज डीपली अफेक्टेड बाई हिज द अर्बन्स बिहेवियर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी रूल्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्या जिनका योग 28 है जिसका गुणनफल 187 है, तो वो संख्या मान लीजिए 11 और 27, 2a और b 27 है और 187 है, तो 11 + 18 27 हो जाएगा, और 11 और 17 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 11 और 17 को गुना करेंगे तो 127 आता है, 11 और 17 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 और 17, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का स्थान तक पहुंचने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा समय लेती है, तो कार का चाल कितना होगा। तो चूँकि 10 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा है, तो चाल की गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा लेके तो 50 3 15 यानी 150 किलोमीटर। अब 2.5 घंटा समय लेता है कितना 150 किलोमीटर तक, तो 150 × 2 / 5, 5 से हमारा काट दे, 5 से 15 काट देंगे, 3 से जगह तो 60 किलोमीटर है, तो सीट हमारा कितना हो जाएगा 60 में से 50 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा वो कौन सा विकल्प सही है, यानी बी नंबर सही है, यानी बी नंबर सही है। कथन 2 सत्य है और फर्स्ट असत्य है। बाहरी बिंदु के विरुद्ध खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समानांतर श्रेणी 11 13 11 7 3 और डैश 15 का योग है, तो दिया गया समानांतर श्रेणी 11 7 3 जहाँ पर ए का है 11 है, तो हमारा डी होता है फर्स्ट इंटू लास्ट यानी सेकंड माइनस 1, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 15 के पास क्या होता है, तो हम एस 15 निकालेंगे, तो n/2/2a + n-1/d, तो 15/2 × 2 × 11 + 15 15 - 1 15 - 1 × 4 और 2 × 11 + 15/2 काट कूट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना -255, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन डैश शरीर में विष तथा दवाओं का निवारण करने में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी लीवर कोशिका को निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान कराना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी संयोजरोती का होता है त्वचा में होता है, रक्त में होता है, और उत्पक का होता है त्वचा में होता है, जोड़ों की सतह क्या होती है उपस्थिति में होता है, तंत्रिका तंत्र का स्पाइनल कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है और मिलर और यूरो द्वारा प्रयोग किया गया था, तो उन्हें गैसीय, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। दी स्टील ठोस माध्यम में सबसे ध्वनि तेज गति से चलती है। कौन सी नद दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिणी गंगा के नाम से हमारा गोदावरी जानी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में, जिसकी 1465 किलोमीटर की लंबाई है। इसे डेल्टा का रीजन मैंग्रोव
मन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ भी हमारा मिलान कराना, ये वन जीव अभयारण्य दिया है और ये राज्य दिया है कि किस राज्य में कौन सा वन जीव अभयारण्य। तो कोयना, हमारा कोयना कहाँ पर है? कोयना हमारा महाराष्ट्र में है। इतुर नागम कहाँ पर है? इतुर नागम हमारा तेलंगाना में है। सरिका हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है और चंद्रप्रभा हमारा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय के राजा नित्यानंद कानूनगो थे। जो नित्यानंद कानूनगो, और मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड्स ने से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो हमारा क्या हो जाएगा? नाइट, यानी सामंत तो रखा। सामंत लॉर्ड उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन से लॉर्ड सामंत राजा से संबंध था। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध प्राय होते थे और शौकीय कृषक सैनिक पर्याप्त थे जो कुशल और सेना की तरह आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमारा पीलीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, यह सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह स्थल के व्यापार पुरातात्विक खुदाई हुई थी जिसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ, मिट्टियों के बर्तन, उपकरण के अवशेष मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी में स्थित है। शेख नजीमुद्दीन दिल्ली में स्थित है। यह चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। सबसे प्राचीन सूफी संत में शेख थे। इन हजरत निजामुद्दीन और महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय नाम से जाना जाता है। इनके कुछ प्रसिद्ध शिष्यों के शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली और अमीर खुसरो जैसे कवि शामिल थे। निजामुद्दीन औलिया का संबंध गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुई थी। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को दरगाह का निर्माण कराया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह का निर्माण किसने कराया था? तो आप यह क्या आंसर कर सकते? तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद बिन एम्बेटी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो हमारा श्री बेंगलुरु में स्थित है। 30 जनवरी 2019 को इसरो द्वारा मुख्यालय का विकास परिसर में इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो निम्न में से हमारा वायु का मिश्रण है। जो मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों से यौगिक किसी अनुपात में एक प्रकार मिला जाता है तो सभी घटक रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो तो इसे मिश्रण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का अभिक्रियाशील के घटते क्रम में सही रूपित है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन, यानी के एल्युमिनियम, जिंक और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे टेस्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो मिराबियो और ओबिसियो ने किया था। कब किया था? तो 20 जून 1789 ईस्वी को किया गया। जब कब किया था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज के विशेषाधिकार और विशेष व्यक्ति कार्यवाही में बांटा गया जो पिरामिड समझ सकते थे। हेनरी कॉट ने किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था? तो हमारा फोल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा हेनरी कॉट ने फोल्डिंग प्रक्रिया की शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ था। जो हेनरी क्लॉट 1784 में लोहा कवचों को बदलने की प्रक्रिया अपनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। उस समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था जो उसी के उपलक्ष्य में हमारा शोक दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार के राज्य दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी थी। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 1936 में। 1936 में कब हुआ था, जब उड़ीसा से अलग हुआ था, तो उस समय हमारा बिहार का राज्य दर्जा मिला था 1936 में। बिहार एक बड़ा राज्य था जिससे बंगाल और उड़ीसा से, ये पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों एक राज्य था। बाद में जब बंगाल आंदोलन हुआ तो 1905 में, यहाँ पर 1911 में जब ये अलग हुआ तो फिर उसके बाद 1936 में ये फिर बिहार से कट के आपको चौथा बना था, जो झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे कि जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या होती है। तो ऑप्शन हाइड्रोजन अबंध होता है जिसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CH6 और H14 में संरचनात्मक संख्याओं की संख्या क्या होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 5 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा कण क्या होता है। एक अल्फा कण क्या होता है। तो एक अल्फा कण क्या होता है, एक अल्फा कण हमारा हीलियम आयन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह फील्ड की तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स में विशिष्ट रूप से पहचानी जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा प्राइमरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जाता है प्राइमरी फील्ड तालिका टेबल रेंज रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने के कार्य को क्या कहा जाता है। जब मदरबोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत वनों के प्रशासनिक भाग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, अंगीकृत वन। अंगीकृत वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, जो 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है संरक्षित वन, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने हेतु। दूसरा है राष्ट्रीय वन, ऐसे वन जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधि में किया जाता है। तीसरा है ग्राम वन या राज्य वन, ग्रामीण क्षेत्र की जरूरत की पूर्ति करने वाला। चौथा है वृक्ष भूमि, इन्हें वनों को बाहर या टॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या था। हमारा रैमपेज मिसाइल का नाम था। 2024 में रैमपेज मिसाइल को शामिल किया गया था। रैमपेज एक लंबी दूरी वाले हवा की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो हवा में ही मार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्स्पिरेसी टू फ्री द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा गोटाबा राजपक्षे ने के लेखक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस और सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए को सम्मानित किया गया। प्रख्यात लेखक और राजनेता बने शशि थरूर को फ्रांस और सर्वोच्च नागरिक का सम्मान शेवलियर डे ला लीजल डी की नाइट ऑफ द लीजन ऑफ फॉर ऑनर से सम्मानित किया गया। थरूर केरल तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद है। चलिए इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल एंटी टैंक मिसाइलें है। ऑप्शन नंबर डी, नागा जो है एंटी टैंक मिसाइल है, जो गाइडेंस मिसाइल। इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ ये लॉन्च के बाद लॉक हो भी जाता है, लॉक हो जाओ भी कहा जाता है। इसका डिजाइन DRDO रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा तैयार किया गया। यह निर्माण भारत के डेनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। इस मिसाइल का विकास 1988 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। निर्भय मिसाइल एक लंबी दूरी से सर्वसैनिक क्रूज मिसाइल है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। T-90 तीसरी पीढ़ी का मुख्य अटैक टैंक, इसे भारत की सेना में शामिल किया गया है। S-14 यह एक उन्नत रक्षा प्रणाली है, जो S-417 से हवा मार करने वाली प्रणाली, जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल है, जो अभी देख सकते हैं आपको ऑपरेशन सिंदूर में S-1400 का यूज किया गया था। तो ये रहा हमारा टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन है। हमारा PYQ था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको एक रिवीजन
के तौर पर ही बहुत ही बेस्ट हो सकता है, जो आपको एग्ज़ाम 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक है। तो आपको इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।